हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूं आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, तो आज मैं लेके आई हूं उससे रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें मैंने ऐड किए हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा जो पहला सवाल होता है या जो पहली चीज़ हम बताते हैं वो यही बताते हैं कि आवर्त सारणी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसकी खोज किसने की थी या उसके बारे में किसने बताया था या फिर कब बताया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसकी खोज के बारे में पूछा है तो इसकी खोज की थी मोज़ले ने। ठीक है, अगर बात करेंगे सिर्फ आवर्त सारणी की तो वो मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। बट अगर हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, तो उसका आंसर होगा मोज़ले। इनका जो पूरा नाम है वो है हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी जो दी थी वो दी थी 1913 में। कब दी थी? 1913 में। और देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में और मोज़ले की आवर्त सारणी में जो मेन अंतर था, जो मेन डिफरेंस था, वो डिफरेंस ये था कि भाई मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो दी थी परमाणु भार के अकॉर्डिंग। उन्होंने जो भी एलिमेंट, जो भी सेट किए थे एलिमेंट्स, वो सारे सेट किए थे परमाणु भार के अकॉर्डिंग। बट जब हेनरी मोज़ले आए तो उन्होंने परमाणु भार को साइड में रखा और उन्होंने परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, जो कि सही साबित हुई थी। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेनरी मोज़ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या बतानी है आपको कितनी होती है। देखो, आवर्त कौन से होते हैं? आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है, उसमें कुछ ऐसे खड़ी तरीके से हमने एलिमेंट सेट किए हुए हैं और कुछ ऐसे सेट किए हुए हैं। देखो, एक बार मैं बना के दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह से ही होती है आपकी आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरह से होते हैं कितने? 18 वर्ग। कितने होते हैं? 18। ऐसे टोटल करके यहाँ पे लास्ट हमारे होते हैं 18। ओके, इनको हम बोलते हैं वर्ग, यानी कि 18 क्या है हमारे पास? वर्ग हैं, जो हमें ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा में मिलते हैं। ये क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, ये वाले। ये हमारे पास वर्ग हैं। ठीक है, कितने हैं? 18। उसके बाद अगर हम ये वाली बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं, क्षैतिज वाली बात करते हैं, तो क्षैतिज कितने हैं हमारे पास? वो हैं 7। 1 तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जो हमारी क्षैतिज वाली लाइनें होती हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं, इसमें क्या पूछा है? आवर्त, तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इनको तो हम क्या बोलेंगे? जिनकी संख्या 18 है उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे वर्ग। एक सेकेंड, इनको बोलते हैं वर्ग। और जो ये है हमारे पास, जो हमारी क्षैतिज लाइनें हैं, इनको बोला जाता है आवर्त। ओके, तो यहाँ पे पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या बतानी है आपको, तो आवर्त की संख्या तो पता लग गया हमें कितनी होती है? 7। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज तक हमें 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें
तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं ये बताना है। यानी कि 118 तो जो कुल तत्व हैं आवर्त सारणी में वो हमें पता है कि 118 हैं, पर प्राकृतिक तत्व कितने हैं ये बताना है हमें। देखो ऑप्शन है 94, 98, 99 या फिर 96। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन से हमारे मैन मेड हैं या फिर कौन से हमारे नेचुरल हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 94। ऑप्शन ए जो है वो आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारी आपको ऐसी चीज़ें में मिलेंगी जिसमें आपको ऑप्शन दिया होगा 96 दिया होगा या फिर 98 दिया होगा, बट जब हम फैक्ट्स पे जाते हैं ना तो हमें यही आंसर मिलता है 94। ओके, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। अभी अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, और वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो अपना, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितने आवर्त होते हैं 7 और वर्ग कितने होते हैं 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी, और उन्होंने तत्वों को किस तरह से रखा था, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग रखा था। तो परमाणु क्रमांक वाला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा है। द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं होगा ये तो, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ये भी नहीं है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, न्यूट्रॉन की संख्या पर। तो इजीली हमें अपना आंसर मिल ही रहा है, देखो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, इसी के अकॉर्डिंग हमारी आवर्त सारणी जो है वो बनाई हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, तत्व 11वें समूह और चौथे आवर्त में मौजूद है, यानी कि वो तत्व बताना है आपको जो 11वें समूह में हो और चौथे आवर्त में हो। अब देखो 11वें समूह में, तो समूह तो आपके कुछ इस तरह से होते हैं, पहले तो 2 ये रहे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इस तरह से होगा आपका। ठीक है, उसके बाद 11वां समूह और चौथे आवर्त में, तो पहला आवर्त होता है हमारा हाइड्रोजन वाला, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। यहाँ पे कितना होगा 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे ही होगा ना कुछ। ये आता है हमारा 19 नंबर पे। अब देखो चौथे आवर्त में, और ये पूछा है 11वें समूह में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। एक सेकेंड, चौथा आवर्त तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 11वां समूह कौन सा होता है, 11वां समूह होता है हमारा, क्रोमियम तो नहीं आता, कैल्शियम भी इधर आ जाता है इसमें, सीजियम भी नहीं आता, तो आता क्या है, कॉपर आता है 11वें समूह में। इस साइड यहाँ पे आता है ना कॉपर जिंक, ये वाला ऑप्शन है ना, यही लाइन तो आती है। भाई देखो यही तो स्टार्ट होता है यहाँ 21 से, यहाँ तो क्या आ जाता है आपका कैल्शियम आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है पोटेशियम आ जाता है। ये 19 पे आता है, ये 20 पे, फिर ये किस पे आता है 21, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यही आता है इसमें। ठीक है, तो कॉपर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में मौजूद मेटलॉइड की कुल संख्या है। मेटलॉइड को हिंदी में कहा जाता है उपधातु। क्या कहा जाता है, उपधातु। ठीक है, उपधातुओं की संख्या बतानी है कितनी है।
अधातु कितने होते हैं, धातु कितने होते हैं और उपधातु कितने होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है जब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे बताने हैं मेटलोइड, तो मेटलोइड होते हैं 7। ठीक है, चलो एक सेकेंड, हाँ जी देखो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जो 91 होती है आपकी वो होती है धातु, यानी कि जितने आपके आवर्त सारणी में टोटल कितने 118 तत्व हैं, उसमें से 91 जो तत्व हैं आपके वो धातु हैं, 20 हैं वो अधातु हैं, और जो आपके 7 आएंगे 7 तत्व वो आएंगे आपके उपधातु। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे 118 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन है, एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है, क्या समान होता है, इसको हटा देते हैं। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है, एक ही आवर्त में स्थित, आवर्त मतलब ऐसे। ठीक है, जब वर्ग की बात आएगी तो आप ऐसी वाली लाइनों के बारे में बात करोगे, आवर्त की बात आएगी तो ऐसी वाली लाइनों के बारे में बात करोगे। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वो वाले। यहाँ देखो आवर्त में पूछा है मतलब ऐसे वाले सीन। उसके बाद परमाणुओं में क्या समान होता है, कोशों की संख्या समान होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, परमाणु संख्या समान होती है या द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो हमें पता है भाई जब हम एक आवर्त में आगे जाते हैं तो कोशों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त और समूह कितने थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, एक टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो कैसे दी थी, कौन कौन से तत्व कहाँ थे, परमाणु भार के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया था और उसमें क्या क्या गलतियाँ आई थी। ठीक है, अब इसमें देखो कुल आवर्त बताने हैं आपको और समूह बताने हैं, ग्रुप्स बताने हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम आवर्त देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, समूह देखेंगे। तो इसमें देखो जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी है ना, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, ऐसे वाले जो आपके आवर्त थे ये कितने थे, 7 थे, और जो आपके ग्रुप्स थे इस साइड, जो आपके ग्रुप्स थे वो कितने थे, 8 थे। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका वो हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है तो जब हमने अपने आवर्ती वर्गीकरण पढ़ा था तत्वों का, जो हमारा लेक्चर था स्पेसिफिक इसी के लिए, आप वो एक बार वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, सीरियम 58 जो है वो कौन से ब्लॉक का सदस्य है, ये जो तत्व है हमारा ये कौन से ब्लॉक का सदस्य है, 58 नंबर का तत्व है तो कौन से ब्लॉक का सदस्य होगा। देखो मैंने आपको अच्छे से एस, पी, डी और एफ चारों ब्लॉक्स के बारे में बताया कि एस में कौन कौन से तत्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, परमाणु क्रमांक कैसे देखते हैं, डी के बारे में बताया है, डी के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, पी के तत्वों के बारे में बताया है, एफ के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो देखो जो ये वाला तत्व होता है ना ये हमारा होता है एफ ब्लॉक में। ठीक है, एफ ब्लॉक की जो स्टार्टिंग होती है ना वो होती यहीं से ही है। लेंथेनाइड श्रेणी हम पढ़ते हैं ना, तो लेंथेनाइड श्रेणी में यहाँ से ही स्टार्ट होता है उसका। ठीक है, डी ब्लॉक में से तो निकलता है ना, लेंथेनम होता है ना वो कहाँ से निकलता है, डी ब्लॉक में से ही तो निकलता है। और उसके बाद जो हमारा एफ का जो पहला तत्व है वो क्या है, सीरियम। तो यहाँ पे जो ये वाला है ये हमारे एफ ब्लॉक का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस अवधि से संबंधित हैं। 37 से 54 के तत्व यहाँ पे किस
आवर्त से संबंधित है। ये पूछा है इन्होंने कि परमाणु संख्या 37 से 54 के जो तत्व होते हैं वो किस आवर्त से संबंधित होते हैं। अब देखो पहले तो हमारा हाइड्रोजन ही आ जाता है, ठीक है, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर आता है फ्रेंशियम, ठीक है। अब एक बार हम इनके काउंट कर लेते हैं। ये तो आता है 1 नंबर पे, ठीक है। फिर हमारा आगे जाके जो पी ब्लॉक है उसमें आता है हीलियम, दूसरे नंबर पे है जो। फिर ये आता है हमारा लिथियम 3 नंबर पे। देखो इनको चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे +2 करना होता है, यहाँ प्लस, एक सेकेंड, यहाँ कितना +2, फिर सब में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, कितना +8 +8 +18 +18 +32 और आगे भी +32 ऐसे करना होता है। अब देखो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट में 2 ऐड किए, पहले में 2 ऐड किए तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3। अब 3 में आप 8 जो है वो जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 11। परमाणु क्रमांक 11 हो गया सोडियम का। अब 11 में वापस 8 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 19 हो गया पोटेशियम का। 19 में जोड़ोगे 18, 19 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 और 8 कितने होते हैं, 17 और ये कितना हो जाएगा, 37। तो रुबिडियम कितना हो जाएगा, 37। अब 37 में वापस आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55। सीजियम कितना हो जाएगा, 55। अब 55 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 87। तो ये जो है आपके ये हो जाएंगे परमाणु क्रमांक। देखो कभी आपको क्या होता है कि एस ब्लॉक जब मैं पढ़ाती हूँ आपको तो काफ़ी बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन याद कराई जाती है, 1 3 11 19 37 55 87 और ये कई बार आपको 19 तक तो याद रहती है, उसके बाद क्या होता है बच्चे भूलने लग जाते हैं, है ना। तो जब आपको लगे कि आप भूल रहे हो तो आप इनको लर्न मत करो, आप इनको लर्न करो इसके तरीके को कि कितनी उसमें कितनी जो है उसमें संख्या ऐड करते हैं और फिर हमें जो परमाणु क्रमांक हैं वो मिलते हैं। तो 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे करके हम ऐड करते हैं और फिर हमें हमारे परमाणु क्रमांक जो है वो मिल जाते हैं। तो कुछ ये है हमारा। अब देखो 37 से 54 बताने हमें, 37 से 54 वाले। अब 37 तो ये रहा, यहाँ से 37 से 54 और आवर्त बताना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां। तो किस आवर्त से संबंधित है, 5वें आवर्त से संबंधित है। भाई हाइड्रोजन का तो पहला आवर्त हो गया, लिथियम का हो गया दूसरा आवर्त, ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, ये ऐसे ही तो होते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा और 37 हमारा किस पे आ रहा है, 5वें आवर्त पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व, अब देखो जिनको हम वर्ग 18 के तत्व बोले या फिर बोले नोबल गैसेस या फिर बोले उत्कृष्ट गैसेस या फिर हम उनको अक्रिय गैसें भी बोलते हैं, तो उनको उनका एक दूसरा नाम भी है, उनको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं शून्य समूह। शून्य समूह के तत्व भी उनको बोला जाता है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपके नोबल गैस का आपको एक ही दिख रहा होगा, यहाँ पे वो क्या है, हीलियम। तो इसमें अगर हम शून्य समूह की बात करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, हीलियम आता है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारे आते हैं आपके, आते हैं ना। ये कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। तो ये आपके किस में आते हैं, शून्य समूह में आते हैं, ठीक है। एक अगर हम लास्ट में बात करें तो यहाँ पे ओजी भी आता है, बट मेन जो लेते हैं वो इन्हीं को ही लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन ए जो है हीलियम, वो हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है। अब हमें ये भी पता है कि बाहरी शेल भरा हुआ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं बाहरी शेल में। तो वो किस में होते हैं, ये तो हमें
हमारे माइंड में जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तभी हमें पता होता है कि भाई ये जो हमारा समूह है इसका जो बाहरी शेल होता है वो फुलफिल्ड होता है। तो किसका होता है? देखो हमें पता है कि हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें जो लास्ट वाला है उसको 18 बोल देते हैं, ग्रुप 18 बोल देते हैं, या फिर अभी हमने शून्य समूह के बारे में जिसमें पढ़ा था तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, उनमें जो बाहरी शेल हुए होते हैं वो भरे हुए होते हैं। अब इसमें देखो बाहरी शेल के कौन से होंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर बेरियम, ये तो हो नहीं सकता। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी नहीं है, वर्ग 18 के थोड़ी है। आगे देखो मैग्नीशियम, हीलियम, नियोन, ये भी नहीं है। हीलियम, नियोन और ऑर्गन ये हमारे जो हैं ये किसके हैं? वर्ग 18 के तत्व हैं हमारे, और इनके जो बाहरी शेल होते हैं वो कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ब्लॉक पढ़े हैं आपने, बहुत ही आसान प्रश्न है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। देखो जो इस साइड के दो होते हैं उनको बोला जाता है एस ब्लॉक। ठीक है, फिर जो हमारे ये बीच में आते हैं ये वाले, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो इस साइड वाला पोर्शन होता है ना हमारा, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, है ना। आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो दो हैं वो नीचे भी आते हैं। दो सीरीज आती है ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, दो सीरीज आती है नीचे। ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एस, पी, डी और एफ ये हमारे 4 क्या हैं? ब्लॉक हैं जिसमें हमारी आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया है। नेक्स्ट देखो, एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होते हैं? एक ही समूह में स्थित, समूह का मतलब है आपका ग्रुप या फिर वर्ग, तो एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आवर्त के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कोशों की संख्या जो होती है वो समान होती है, बट अब यहाँ पे हम समूह की बात कर रहे हैं। तो समूह में जब हम ऐसे चलेंगे तो क्या होगी? कोशों की संख्या समान होगी, बट जब हम ऐसे बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो उसमें जो है हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? आंतरिक, ये आपका ऑप्शन जो ए है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए ऑप्शन है। देखो आपको बताना है कि आंतरिक जो संक्रमण तत्व है, कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या वो कितनी है। अब आपको संक्रमण तत्व भी पता होने चाहिए और आंतरिक संक्रमण तत्व भी पता होने चाहिए। देखिए जो आपकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स जो आपने देखे होंगे ना आवर्त सारणी में 2 सीरीज बनती है नीचे, है ना, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्व, यानी कि वो सभी तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सभी। तो टोटल कितने होते हैं? अब देखो लेंथेनाइड में भी 14 होते हैं और एक्टिनाइड में भी 14 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 28। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक और कम क्वथनांक वाला तत्व कौन से हैं? कम क्वथनांक वाले तत्व पूछा है आपसे, क्वथनांक। ठीक है, कम क्वथनांक वाले तत्व पूछे हैं कि कम क्वथनांक वाले तत्व कौन से हैं। ये तो मैं आपको बता देती हूँ, याद कर लेना। देखो सबसे जो ज़्यादा क्वथनांक होता है वो होता है टंगस्टन का,
ठीक है। और सबसे कम क्वथनांक होता है हीलियम का, टंगस्टन और हीलियम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेना कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है, और सबसे कम किसका होता है, हीलियम का। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन से तत्व आते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन से तत्व आते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है अभी आपके लास्ट ही लेक्चर में, क्योंकि हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं और उपधातुएं क्या होती हैं। तो हमें, अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो हमें अच्छे से याद है कि जो उपधातुएं होती हैं ना, वही हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स में मिलती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मिलती है ना, आपको ऐसे ही तो मिलती हैं। ठीक है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस में जो मिलती हैं वो क्या होती हैं, हमारी उपधातु तत्व होते हैं। ठीक है, यही पूछा था कौन से तत्व आते हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित हैं। अगर एस ब्लॉक पढ़ा होगा तभी तो बता पाओगे कितने तत्व हैं। देखो कितने होते हैं, 2 वर्ग होते हैं हमारे एस ब्लॉक में, 2 ही होते हैं। देख लेते हैं एक बार कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट डे। अब हम सेकेंड डे की बात कर रहे हैं। सेकेंड डे क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये आपका RA होता है रेडियम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो ये इसको लर्न करने का तरीका। टोटल कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें होते हैं 6, 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातु की संख्या क्रमशः कितनी होती है। अभी मैंने आपको शायद जब उपधातुओं के बारे में बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि धातु कितने होते हैं, अधातु कितने होते हैं और उपधातु कितने होते हैं। तो देखो एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं वो होती है 91। ठीक है, अधातुएं कितनी होती हैं, 20 और उपधातुएं कितनी होती हैं, 7। तो टोटल देखो कितने हो गए, 9 और 2 11। मैथ्स मेरी वीक हो गई है ना। तो देखो कितने हो गए, 118 हो गए। 118 ही तत्व हमें पता है। अब यहाँ देखो क्रम से पूछा है ना, तो क्रम से ही बताना, आगे पीछे करके मत बताना। पहले धातु पूछा है, फिर उपधातु पूछा है और फिर अधातु पूछा है, यानी कि 91, 7 और 20। अब ऑप्शन चूज कर लो, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, मात्र एक तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। फिर से एक आसान सवाल, वो तत्व बताना है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं आवर्त सारणी में, 1H1। काफ़ी बार आपने पढ़ा है हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन में क्या है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का रिक्त स्थान एक समान होता है। समान समूह में मौजूद तत्वों का, देखो क्या होता है समान, अभी हमने पढ़ा था समूह के बारे में और आवर्त के बारे में पढ़ा था। अब देखो वापस से वही सवाल है, समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। क्या समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है। ऑप्शन ए जो होगा वो हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आवर्त सारणी की 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो 16वां जो वर्ग है वो भी पता होना चाहिए क्या होता है ना।
देखो आपका जो 16वां वर्ग होता है उसमें आपका आता है ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन आता है, जैसे हमने याद किया था, वो कैसे याद किया था, ओल्ड स्टाइल से टी पो, कुछ ऐसे याद किया था। तो वो वाला जो आपका वर्ग होता है ये तो आपका हो जाएगा 16वां। जो 17वां वर्ग होता है वो आपका होता है फ्लोरीन वाला, और 18वां जो होता है हमारा वो होता है हीलियम वाला। तो देखो इनको कहा जाता है चाल्कोजन, ठीक है, इनको हम कहते हैं चाल्कोजन, इनको कहते हैं हेलोजन। हेलोजन कहा जाता है आपके 17वें वर्ग को। और इसको तो आपको पता ही है ना, क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, या फिर हमारा उत्कृष्ट गैसें कहते हैं इनको, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं। अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, 16वें वर्ग के बारे में पूछा है, तो 16वें वर्ग को क्या कहा जाता है, चाल्कोजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। अब बात करते हैं आगे, देखो नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व हैं। पी और डी के बारे में बताना है, कुल कितने तत्व हैं। तो देखो पहले आप पी के बारे में बताओगे, फिर आप बताओगे डी के बारे में। तो पी में होते हैं 37 और डी में होते हैं 40 टोटल, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है। अंतिम तत्व के बारे में आपको बताना है। अब जब आपने 118 तत्व पढ़ ही लिए हैं तो आपको अंतिम तत्व भी पता होगा कौन सा है। तो लास्ट हमारा समूह होता है कौन सा, यही वाला, यही होता है ना भाई, लास्ट में इसमें ये भी आता है, तो यही हमारा अंतिम तत्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, ठीक चल रहा है सब। एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, कुछ गड़बड़ लगे तो। देखो नीचे दिए गए तत्वों में से ब्लैंक आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। अब देखो ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ देखो जो आपके Al+ है ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे हैं, ये है Al+3 और ये है Na+ और ये लिखा गया है Mg+2, ये है। अब इसमें आकार में सबसे छोटा पूछा है, ठीक है। आकार में सबसे छोटा बताना है तो भाई यहाँ पे 1+ है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, यही वाला होगा। तो जो ऑप्शन बी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। एकमात्र अधातु कौन सी है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो समूह 1 है उसमें तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यही है। अब इसमें ये सारी तो क्या है, धातुएं हैं, पता है ना ये आपको, ये क्या है, धातुएं। और एक ही इसमें अधातु है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ढूंढ लो इसमें, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें पता है यही एक अधातु है। नेक्स्ट देखो, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के साथ समान होंगे। किस तत्व के समान होंगे भाई, बोरोन के समान होंगे, या ये है आपका क्या है, ये आयरन, या फिर आपके बेरिलियम के समान होंगे, या फिर ये है स्कैंडियम, Sc स्कैंडियम, 21 नंबर पे स्कैंडियम ही आता है ना, तो ये है आपका स्कैंडियम। अब देखो इसमें किसके समान होंगे, तो हम यहाँ देखते हैं बात किसकी हो रही है, 20 की हो रही है। तो 20 कहाँ पे आता है, ये आता है आपका पोटेशियम, यहाँ पे आता है 19 पे, और यहाँ पे आता है 20 पे कैल्शियम, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब इसमें है कि किससे गुण मैच करते हैं, तो जब हम वर्ग में जाते हैं ना ऊपर से नीचे, भाई ये एक वर्ग है तो अगर इसके एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये कैल्शियम है और यहाँ पे बेरिलियम भी आ रहा है,
तो ये आपस में मैच करेंगे, क्योंकि एक वर्ग में एक जो तत्व होते हैं उनको तभी तो एडजस्ट किया जाता है क्योंकि उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में समानता होती है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है बेरिलियम, तो बेरिलियम ही इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम के जो गुण हैं 20 वाले के, उसके किससे मैच होंगे? बेरिलियम से। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाएं से दाएं जाने पर यानी कि यहाँ से जब आप यहाँ जाते हो, यहाँ से यहाँ जाते हो, तो जो आयनन ऊर्जा होती है वो घटती है या बढ़ती है। आयनन ऊर्जा के बारे में बताना है आपको, घटती है या बढ़ती है आयनन ऊर्जा। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है या फिर बढ़ती है। इस साइड से इस साइड जाओगे तो आयनन ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? जैसे यहाँ पे है Na+ आपकी हो जाती है, ये होती है आपकी 2+, Al जो होती है आपकी वो होती है 3+। तो भाई इधर से इधर जाने पे बढ़ती है कि घटती है? तो ये है आपकी बढ़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व कहाँ पाए जाते हैं? लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वो हमारे आवर्त सारणी में आपको पता ही है कहाँ पाए जाते हैं। कौन से ब्लॉक में मिलते हैं? एस में, पी में, डी में या फिर एफ में? तो हमें पता है दो ही तो श्रेणियाँ होती हैं, एक लैंथेनाइड श्रेणी होती है, एक एक्टिनाइड श्रेणी होती है। किस में पाई जाती है? एफ ब्लॉक में पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में सबसे नीचे नीचे दो ऐसी सीधी लाइनें मिलेंगी आपको, वही क्या होती हैं? हमारी एफ ब्लॉक होती हैं। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं? तो ये तो याद करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आपको कुल गैस तत्व बताने हैं, तो कुल गैस तत्व होते हैं 11 आवर्त सारणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैंक के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी ये बताना है हमें, कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जहाँ तक हमें याद है ये दी थी मेंडलीफ ने। ये जो था ये मेंडलीफ का आवर्ती नियम था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। थोड़ा सा पीछे जाके एक बार याद करो, न्यूटन का नियम तो आपके आता है फिजिक्स में, पढ़ा है? न्यूटन का नियम पढ़ा ही होगा। डोबेराइनर के त्रिक का नियम हमें पता है, इन्होंने क्या दिए थे? ट्राइड्स दिए थे, पढ़ लिया है हमने। और ये आपका जो ऑप्शन सी होगा वो हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया? आपको मैंने बताया था जब हमने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले आवर्त सारणी जो है वो धातुओं और अधातुओं का क्लासिफिकेशन करके बनाई गई थी, और कुछ भी उसमें नहीं था। परमाणु भार ले लो या परमाणु क्रमांक ले लो, ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं बताई गई थी। उसमें सिर्फ एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की थी कि वो धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, उसके बेसिस पे उनको एलिमेंट्स को अलग अलग करके रखा गया था। वो किसने किया था ये बताना है, तो वो किया था आपके लेवोशियर ने। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, थोरियम परमाणु संख्या है, थोरियम की परमाणु संख्या बतानी है आपको कितनी है? थोरियम की परमाणु संख्या होती है 90। ठीक है, और अगर आप याद करना चाहो तो यूरेनियम की याद कर सकते हो, यूरेनियम की काफ़ी बार पूछी जाती है, कितनी होती है भाई? 92। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब इसमें जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी या उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा था, उस टाइम कितने तत्व ज्ञात थे उनके बारे में हमें बताना है। तो देखो, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था उस टाइम 63 जो तत्व हैं आपके वो ज्ञात थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये हमने मेटल्स में काफ़ी बार पढ़ा है और इस पूरे टॉपिक को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जो आपका था संक्षारण, लोहे पर जंग लगना, या फिर जो भी हम पढ़ते हैं कि कैसी प्रोसेस होती है, क्या होती है, तो वो हमने उन क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं हम एक दो बार। तो उन क्वेश्चंस को अगर आपने देखा होगा तो ये वहीं से ही लिया गया है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण, या फिर हिंदी में कहें तो इसको बोला जाता है यशद लेपन। यशद लेपन, या फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है गैल्वेनाइजिंग, तो इसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। गैल्वेनीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इतना क्लियर है? 36 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखो, थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। थर्मामीटर में हम सबको पता है कौन सी तरल धातु यूज की जाती है, वो है पारा। ठीक है, सिंबल क्या होता है? Hg, मरकरी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? धातु के बारे में बताना है आपको, तो द्रव अवस्था में बताना है कक्षीय यानी कि रूम टेम्परेचर पर, है ना। कक्षीय तापमान मतलब रूम टेम्परेचर यानी कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर अगर हम केल्विन की बात करें तो 298 केल्विन पर कौन सी धातु जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है पारा, मरकरी। और अगर अधातु के बारे में पूछेंगे तब आप बोलोगे ब्रोमीन। ओके, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। चौथे आवर्त और दूसरा समूह, दूसरा समूह कौन सा है हमारे पास? यही है भाई दूसरा समूह, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यही है हमारे पास। और चौथा आवर्त बताना है हमें, तो एक, ये 2, 3, 4, चौथा आवर्त। अब इसमें देखो क्या है, कैल्शियम, है ना। स्कैंडियम तो कहाँ होता है? स्कैंडियम तो इससे आगे होता है। कैल्शियम हमारा 20 नंबर पे आता है, इसके आगे आता है स्कैंडियम 21 नंबर पे। उसके बाद मैग्नीशियम इसी में ही है, मैग्नीशियम भी, पर चौथा आवर्त पूछा है तो आंसर क्या होगा हमारा? कैल्शियम जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऐसे शो करते हैं और परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। क्वेश्चन है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व, इनको क्या कहते हैं ये बताना है आपको। 35, 53 और 85 ये जो तत्व होते हैं ना आपके, ये किस में आते हैं? एल्काइन है, निष्क्रिय गैसें हैं, या फिर हेलाइड्स है, या फिर हेलोजन है। 35, 53, 85। तो देखो आपने हेलोजन देखे होंगे जो हीलियम नियॉन ऑर्गन से जस्ट पहले आते हैं, यानी कि हमारे 17वें वर्ग में आते हैं। देखे हैं ये वाले, है ना। ये तो इनमें जो आपकी परमाणु संख्या होती है ना वो होती है ये, तो आपके हेलोजन्स हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ये आप है ना करके देखना इसको, ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि ये सारे मैंने आपको किस में कराए हैं? जब मैंने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं कि हम कैसे परमाणु संख्या निकालते हैं, कैसे हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, सभी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। इसलिए फटाफट हम क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, लोहे के जंग का रंग गहरा नीला होता है। ठीक है, नीला होता है क्या? जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका रंग गहरा नीला होता है या गहरा भूरा होता है? लाल लाल, भूरा भूरा, ऐसा ही तो होता है ना, तो नीला तो नहीं होता,
है ना। सोने धातु को ओरम भी कहते हैं, ये तो ठीक है भाई। गोल्ड को हम ओरम भी कहते हैं, ये तो ठीक है बिल्कुल। लोहे के जंग का रंग नीला नहीं होता, गहरा। अब देखो केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दोनों सही है, एक और दो, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो हमें पता है कि सेकंड वाला तो क्या है, सही है। तो केवल दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, स्टेनलेस स्टील में लोहा, टंगस्टन और क्रोमियम मिला होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है इसमें। ऊपर देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा, टंगस्टन और क्रोमियम। तो लोहा और क्रोमियम तो होते हैं, साथ में होता है निकल, टंगस्टन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो जो आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी फर्स्ट वाली गलत है। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। मैग्नीशियम के समान वाले गुण बताने आपको। मैग्नीशियम के समान गुण कैसे होते हैं, अब देखो पहले मैग्नीशियम देखते हैं कहाँ पे आता है। बार बार आप लोगों को याद कराने के लिए बार बार पूरी जो है हमें वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। आप भी बार बार उनको रिवाइज करोगे ना तो ही आपको याद होंगी, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, यही है हमारे यहाँ पे आ रहा है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। यहाँ आता है सोडियम 11 नंबर पे, ये लिथियम, और ये आपका आता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे 19 का ऑप्शन दिया हुआ है। पोटेशियम आता है 19 पे, ये वाला दिया हुआ है आपको, एक सेकंड, है ना। ये 12 पे आता है, यहाँ पे आपका पोटेशियम आ गया 19 पे। फिर एक ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3 यानी कि लिथियम। उसके बाद 13 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट 13 तो आपका इस साइड हो जाएगा। 13, 11 ऑप्शन में आपका आ रहा है सोडियम। तो देखो अगर जैसे आपका ये वाला होता है ना, इसमें क्या होता है, विकर्णी संबंध होता है। कौन सा होता है, विकर्णी संबंध। रासायनिक गुणों का जो मेल खाते हैं ना, तो ये होता है आपका विकर्णी संबंध। तो विकर्णी संबंध के तहत लिथियम और जो मैग्नीशियम है ना आपका, वो जो है उनके जो रासायनिक गुण है ना वो मैच करेंगे। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, लिथियम के लिए। विकर्णी संबंध समझते हो ना, डायगोनल रिलेशन जो होते हैं वो वाले। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, अभी किया है हमने। अगला देखो, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाओगे तो यहाँ तो सोडियम होता है आपका 11 नंबर पे, और क्लोरीन तो कहीं यहाँ जाके आता है, यहीं आता है ना क्लोरीन। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और जब बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घटता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो ये तो हमें पता है जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक ही तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, और वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें,
आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण होता है? कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो ये अभी शायद हमने थोड़े टाइम पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि वो समूह जिसके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं वो होता है हमारा 18वां समूह, जो हमारा होता है नोबल गैसों का। ठीक है, नोबल गैसों का जो समूह होता है हमारा, उसके जो कोश होते हैं वो कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? कितने तत्व मौजूद होते हैं? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन 6। अब अगर ऑप्शन 7 होता है यहाँ पे तो हम इसको भी ऐड कर देते, बट अभी 6 ऑप्शन है तो ये हमारे मेन है। मैंने आपको पहले भी कहा था काउंट तो ज़्यादातर यही किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है? देखो हमें पता है कि जो हमारा यहाँ से देखो 58 से शुरू हो जाती है हमारी क्या? लेंथेनाइड श्रेणी। एफ ब्लॉक का शुरू हो जाता है ना सीरियम। सीरियम जो है किस पे आता है? 58 पे आता है। ये किस में होता है? एफ ब्लॉक में होता है। इससे पहले का 57 जो होता है वो कहाँ से उठाया होता है? जो हमारा लेंथेनाइड होता है, लेंथेनम, कहाँ से उठाया हुआ होता है? डी ब्लॉक से। ठीक है, डी ब्लॉक से उठाया हुआ होता है ना। तो 57 वाला जो तत्व है वो कौन सा हो जाएगा? लेंथेनाइड हो जाएगा। और किसका है वो? डी ब्लॉक का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें तत्व ब्लैंक का परमाणु सबसे बड़ा और ब्लैंक का परमाणु सबसे छोटा होता है। ये देखना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे जो बड़ा होता है वो होता है हमारा फ्रेंशियम और सबसे छोटा होता है वो होता है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। रिक्त स्थान तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अगर हम तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो वो कौन सी होती है? हमारे पास पारा होती है, मरकरी। जबकि हम अधातु की बात करें, ये तो कौन सी है? धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। और अधातु की बात करें तो वो होती है हमारे पास ब्रोमीन। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपनी आज के क्लास के 50 क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको आज के 50 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको ये वाले 50 क्वेश्चन समझने में, तो आप लास्ट क्लास जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पढ़ी थी आप उसको एक बार दोबारा से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना तो बहुत अच्छे से माइंड क्लियर हो जाएगा और अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।